हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। कंटिन्यू करते हैं कंडक्टेंस के अपने सेकेंड पार्ट को। हमने अभी तक पढ़ लिया कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये जो सेक्शन है बेसिकली कंडक्टेंस का है, तो अब हमें देखना है कि कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर से गवर्न होता है। अब आपको मालूम है बेसिकली कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। आयंस कितने इजीली फ्री हुए मूव करने के लिए, जितने इजीली आयंस फ्री होंगे उतना ज़्यादा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आएगा, या वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। अब हमें पता है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यानी कि रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कंडक्टेंस ज़्यादा है। अब या तो हम रेजिस्टेंस के कम करने वाली बात कर लें, वो भी फैक्टर अफेक्टिंग होगा, और या फिर रेजिस्टेंस को ज़्यादा करने वाली बात कर लेंगे, वो भी फैक्टर अफेक्टिंग होगा। तो पहला फैक्टर इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर का। अब आपको समझ में आता होगा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर देखें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको ये पता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, वो स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा कि जो 100% डिसोसिएट करेगा, यानी कि उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह लो, वो क्या होगा, 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लेस देन 1। तो इनिशियली कंडक्टेंस किस केस में ज़्यादा होगा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% ब्रेक हो जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस ज़्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस कम फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। अगर आप सॉल्वेंट की बात करो तो आपको मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहाँ पे हम के को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 81। मेथनॉल के केस में ये होता है 35। एथेनॉल के केस में होता है 27 एंड एसीटोन के केस में होता है 21। अब देखो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या होंगे, उतने ही कम। और जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे आयंस के बीच में कंडक्टेंस होगी उतनी ज़्यादा। इसका मतलब है कि वाटर को अगर हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी ज़्यादा, क्योंकि ये आयंस को सेपरेट करने में सपोर्ट करता है। आप देख रहे हो ये के ज़्यादा होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या होंगे, कम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट कम होंगे तो मोबाइलिटी क्या होगी, ज़्यादा। कंडक्टेंस भी होगा ज़्यादा। तो इन केस ऑफ वाटर कंडक्टेंस विल बी मोर विथ रेस्पेक्ट टू जब हम मिथाइल अल्कोहल लेंगे, एथेनॉल लेंगे और एसीटोन लेंगे। फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब इस फैक्टर को समझने के लिए एक टर्म का जानना जरूरी है, वो है
मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। या इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या फिर इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए कह रहे हैं वो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी कह सकते हो। तो इसको पहले समझना रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन के फैक्टर को समझने से पहले। अब देखना, सबसे पहले ये समझना इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब आपको मालूम है मोलैरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। अगर ये मोलैरिटी कम होगी तो ये मोलर कंडक्टिविटी या ये मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो, ये बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट आएगी जब ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद कर देगा। किस केस में? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान रखना, वेरिएशन जो मोलर कंडक्टिविटी का होता है विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं डाइल्यूशन। जैसे जैसे मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा ये मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। अब लेकिन यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा आता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देखते हैं अल्फा होता है 1, यानी कि आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बढ़ना ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम लेवल पे है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा होता है लेस देन 1, और आपने पढ़ा हुआ है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसमें आपने पढ़ा है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा भी बढ़ता है। अल्फा के बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। और ये अल्फा कभी भी 1 के लेवल पे नहीं आता, तो ये कंडक्टेंस बढ़ता ही जाता है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहां पे अल्फा स्टार्टिंग से क्या है? 1। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट ये विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने की एक अपर लिमिट होती है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के आने के बाद, एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद कर देती है। जब वो डाइल्यूशन हमें अचीव हो जाता है, जब मोलर कंडक्टिविटी becomes constant, then the dilution is known as infinite dilution. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, और ये सॉल्यूशन बनाया मैंने 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाया, इसका कुछ कंडक्टेंस आ गया। सपोज करो ये 1 मोलर सॉल्यूशन था, यानी कि 1 मोल सोल्यूट का, और 1 लीटर क्या लिया था? पानी, और हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। अब इसमें फर्दर मैंने 1 लीटर पानी और ऐड किया, तो डाइल्यूशन किया,
कंडक्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। मैंने फिर 1 लीटर पानी मिलाया, फिर कंडक्टेंस और बढ़ गया। 1 लीटर पानी मिलाया, कंडक्टेंस फिर बढ़ गया। अब ये कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, बट मैंने ऑब्जर्व किया आफ्टर 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो कंडक्टेंस है इट बिकम्स कांस्टेंट। अब उस 10 लीटर के बाद मैं अगर 100 ml 10 ml भी मिला रहा हूं तो ये मोलर कंडक्टिविटी ये बढ़ना बंद कर दे रही है, ये हो चुकी है कांस्टेंट। तो हमारे लिए ये जो 10 लीटर है यही क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि द डाइल्यूशन आफ्टर विच मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, and the conductivity which has achieved its maximum value is known as maximum molar conductivity. The dilution at which molar conductivity becomes constant, that means after this dilution no change in molar conductivity on addition of water further is known as infinite dilution. आई होप को आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ में आ गया होगा। द डाइल्यूशन एट विच lambda m becomes constant, that means after this dilution no change in molar conductivity on addition of water further is known as infinite dilution, and the molar conductivity at this dilution, जिसको हमने क्या बोला है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, has achieved its maximum value which is known as maximum molar conductivity, which is represented by lambda m infinity और lambda m 0। इसको हम lambda m 0 और lambda m infinity से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप कि आपको ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी गेट lambda m infinity, but for weak electrolyte we never get lambda m infinity। इसका मतलब क्या हुआ, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी अचीव कर लेते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी प्रैक्टिकली मेजर नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ अल्फा एंड मोलर कंडक्टिविटी बोथ इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ये दोनों ही इंक्रीज करते हैं तो हमें कोई लिमिट ही नहीं मिल पाती। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे सपोज करो आपने 1 मोलर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इसमें 1 मोल सोल्यूट डाल दिया। अब पहले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट से 5% था, आपने पानी मिलाया तो पहले 5% डिसोसिएट कर रहा था, आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया,
अब वो 5% से इसका डिसोसिएशन बढ़ करके सपोज करो 7% हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। आपने पानी मिलाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए। अब पानी मिलाते जा रहे हो और नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको मालूम है ये नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि अल्फा तो हमेशा रहेगा लेस देन 1। ये अल्फा जाएगा तो 1 की तरफ, बट ये 1 कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ आयंस साथ साथ बढ़ने की वजह से वी नेवर गेट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि इट्स क्लियर नाउ। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे केसीएल। अगर यहीं पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे एसिटिक एसिड हुआ, एससीएन हुआ, इस तरह से। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो आपका लैम्डा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के से कम। अब देखो हम इस साइड में अगर आते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद आप देखो कंडक्टेंस का बढ़ना बंद हो गया। आप कह सकते हो कि अगर एक्सट्रापोलेशन मेथड जो मैथ्स में आप पढ़ते हो, आप कह सकते थे कि ये अगर ऐसे कंसंट्रेशन कम किया जाता, यानी कि कंसंट्रेशन कहां पे आ जाता, ऑलमोस्ट जीरो पे। जीरो पे आने का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि आप कह नहीं सकते कि वो सॉल्यूशन है भी। बट हमें मालूम है प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डायल्यूशन तक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। इस पॉइंट के आने के बाद मोलर कंडक्टिविटी ने बढ़ना बंद कर दिया। बट अगर हम ऐसे एक्सट्रापोलेशन मेथड से हम आइडिया लगाएं कि अगर कंसंट्रेशन जीरो तक जाता तो वॉल्यूम क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हम अचीव कर सकते थे। बट वो किस केस में, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो ये ग्रीन कलर से बना हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका कभी ग्राफ ऐसा कहीं पे वाई एक्सिस को टच ही नहीं करता। आप देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, यानी कि वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज किया जा रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीज, कंसंट्रेशन कम, वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। और आप देखो जितना हम क्लोज आते जा रहे हैं कंडक्टेंस बढ़ना उतना ही शार्प होता जा रहा है, और ये कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं कर पाता, और हम कह सकते हैं ये बढ़ता ही जाता है। किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो वी नेवर गेट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट वी गेट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, और वी कैन गेट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो एक इक्वेशन होती है जो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया हुआ है, डिबाई, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और आप देखोगे इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है, लैम्डा एम को हमने y बनाया है, रूट सी को x, a हमारा हो गया ये स्लोप, और लैम्डा इन्फिनिटी विच इज ए कांस्टेंट दैट इज इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, और स्लोप हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो वो डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन को फॉलो करता है, विच इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी।
लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको पता ही है, इसे कहते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, जो यहाँ पे इंटरसेप्ट के बराबर हमें मिल जा रही है। जो ये ए है विच इज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसका होता है? दिस कांस्टेंट इज फॉर सॉल्वेंट। ये जो ए होता है इज फॉर सॉल्वेंट which is decided by viscosity and dielectric constant. तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हाइपरबोला की तरह क्यों आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह क्यों आता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आता है। इस डायल्यूशन को आप कह सकते हो इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, अब आप यहां से एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, जब इनफाइनाइट डायल्यूशन होता है तो कंडक्टेंस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैक्सिमम आ जाती है। दैट मीन्स कैटायन और एनायन में कोई इंटरेक्शन अब नहीं रह जाता। नो इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, यानी कि कैटायन और एनायन दोनों हो जाते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, तभी हमें कंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है मैक्सिमम। और इसी प्रॉपर्टी पे कॉलरॉसेस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी से उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को नॉट प्रैक्टिकली बट ऑन पेपर कैलकुलेट करने का एक मेथड बताया है, जिसको हम कॉलरॉसेस लॉ के नाम से जानते हैं। तो अगला जो हमें लॉ पढ़ना है दैट इज कॉलरॉसेस लॉ। अब देखो कॉलरॉसेस लॉ क्या है। बेसिकली ये लॉ हमें सपोर्ट करता है टू गेट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये कब अप्लाई होता है? दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू कॉलरॉसेस लॉ at infinite dilution, each and every electrolyte is 100% dissociated, and ions are completely independent from each other. So limiting molar conductivity or maximum molar conductivity of an electrolyte will be sum of limiting molar conductivity of cations and anions. Sum of limiting molar conductivity of ions multiplied by the number of ions present in one formula unit of electrolyte. देखो ये तो डेफिनेशन हुआ। अब डेफिनेशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड। आपको मालूम है जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा तो कैटायन और एनायन के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा। कैटायन भी इंडिपेंडेंट एंड एनायन भी इंडिपेंडेंट, यानी कि आयंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक कैटायन अपना कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो
At this stage, limiting molar conductivity of an electrolyte will be sum of limiting molar conductivity of its ions multiplied by the number of ions present in one formula unit of electrolyte. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज मैंने NaCl ले लिया। अब आपको मालूम है कि NaCl ब्रेक करता है Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे सोडियम आयन का नंबर क्या है 1, क्लोराइड आयन के भी नंबर कितना है 1। अब मैंने लिखा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl, यानी कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लैम्डा से, ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एनायन। अगर इसी की जगह पे कैल्शियम क्लोराइड हो तो आपको मालूम है कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक करेगा तो कैल्शियम का एक आयन देगा 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Cl नेगेटिव एक्वस। तो अगर हम कॉलोसिस लॉ को इस पे अप्लाई करेंगे कैल्शियम क्लोराइड पे तो ये क्या होगा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस, अब देखो कैल्शियम आयन का नंबर तो 1 ही था तो 1 यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्लोराइड आयन के नंबर कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। सपोज करो इसी तरह से आपसे कहा जाए लिखो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो क्या लिखोगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब सपोज करो जैसे कहा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लिखो, तो आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्वस प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अब लिख करके बता दो कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी या कॉलोसिस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तो हुआ इलेक्ट्रोलाइट, विल बी इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस, बट एल्यूमिनियम 3 प्लस के नंबर कितने हैं 2, तो इधर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन। आई होप कि आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी का जो ये लॉ है कॉलोसिस लॉ अब आयंस के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आप अप्लाई कर लोगे। बताओ यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, जनरलाइज करने का मतलब है सपोज को मैं AX BY एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, इसको ब्रेक करता हूं, तो आप क्या ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे XAY प्लस एक्वस प्लस YB X माइनस एक्वस। अब देखो कॉलोसिस लॉ अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AX BY विल बी इक्वल टू x टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AY प्लस यानी कि कैटायन प्लस y टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ BX माइनस यानी कि एनायन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, आप चाहो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लैम्डा इंफिनिटी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू न्यू प्लस, ये टेक्निकल तरीका लिखने का है लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इंफिनिटी। ये जो न्यू प्लस है इसे कहते हैं नंबर ऑफ कैटायन और ये न्यू माइनस है दिस इज नंबर ऑफ एनायन, और लैम्डा प्लस ये क्या है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है मैक्सिमम
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन अगर मिले तो आप समझ जाना, ये कोलोसिस लॉ है जिसमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी का यूज किया गया है। जैसे हमने कोलोसिस लॉ अप्लाई किया फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, उसी तरह से इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं ऑन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए ये लॉ क्या कहता है? Limiting equivalent conductivity of electrolyte will be equal to sum of limiting equivalent conductivity of cation and anion। मतलब ये कि lambda eq infinity of electrolyte will be equal to lambda eq infinity of cation plus lambda eq infinity of anion। सिंबल के फॉर्म में लिखना हो तो कुछ ऐसे लिख लेंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of electrolyte will be equal to limiting equivalent conductivity of cation plus limiting equivalent conductivity of anion। आपको मालूम है कि अगर मैं कैटायन एनायन की बात करूं तो n फैक्टर ऑफ कैटायन क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। n फैक्टर ऑफ एनायन क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। आपको ये भी पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर मैं कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम उसे बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? NF की जगह मैं लिख रहा हूँ N प्लस। N प्लस का मतलब है चार्ज ऑन कैटायन, जो n फैक्टर होता है किसका? कैटायन का। और यहां पे मैं लिख रहा हूं लेमडा EQ इन्फिनिटी ऑफ कैटायन। देखो लिख सकते हैं। सिमिलरली लेमडा M इन्फिनिटी ऑफ एनायन, यहां पे मैं लिख रहा हूं n माइनस। n माइनस का मतलब क्या है? चार्ज ऑन एनायन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? लेमडा EQ। और ये स्मॉल लेमडा ही लिखेंगे, स्मॉल लेमडा EQ इन्फिनिटी ऑफ एनायन। तो ये टेक्निकली ऐसे लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कभी इस तरह का सिंबल यूज हो रखा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन in relation with limiting equivalent conductivity of cation and limiting equivalent conductivity of anion। अब देखो, अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह देते हैं, जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्ट है, जैसे NaCl है, तो आपको मालूम है इसका एन फैक्टर आप कितना लेते हो? 1। कैल्शियम क्लोराइड है तो इसका एन फैक्टर कितना लेते हो? 2। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसका एन फैक्टर आप कितना लेते हो? 6। कैसे? चार्ज प्रेजेंट आइदर ऑन कैटायन और ऑन एनायन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं
जो एन फैक्टर है बेसिकली वो क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, यही होता है एन फैक्टर किसी भी सॉल्ट का। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख देता हूं, न्यू प्लस एन प्लस। अब न्यू प्लस क्या है, ये है नंबर ऑफ कैटायन, जैसा कि मैंने मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कॉलोसेस लॉ में बताया था। और एन प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। तो देखो ये न्यू माइनस और एन माइनस के बराबर होगा। न्यू माइनस क्या हो गया, नंबर ऑफ एनायन, और एन माइनस क्या हो गया, चार्ज ऑन एनायन। तो आप देखोगे जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूं तो देखो एल्यूमिनियम कितने, 2Al3 प्लस और 3SO4 2 नेगेटिव। तो एन फैक्टर क्या होगा, न्यू प्लस की जगह पे क्या आएगा 2, और 3 प्लस किसकी जगह पे आया, एन प्लस की जगह पे, तो एन फैक्टर कितना हुआ 6। अगर एनायन की बात करें तो यहाँ पे देखो न्यू माइनस की जगह पे क्या है 3 और एन माइनस की जगह पे क्या 2, तो ये भी कितना आया 6। आप कह सकते हो ये आपके लिए +6 है और ये क्या है -6। हमें तो नंबर से मतलब होता है, हमारे लिए एन फैक्टर कितना होगा 6। आई होप कि न्यू प्लस और एन प्लस आप अप्लाई करना सीख लिए। अब इसी को मैं फर्दर सिंबॉलिक फॉर्म में ला रहा हूं। अगर मैंने कहा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं जो आपने पहले भी लिखा हुआ था जब हमने मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कॉलोसेस लॉ लिखा था, इस तरह से लिखा हुआ था। यहां पे ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते, लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ कैटायन प्लस लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ एनायन। अब आपको मालूम है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर लेमडा ई क्यू। तो अगर मैं यहां से लेमडा ई क्यू लिखता हूं तो क्या बनेगा, लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर। और कैटायन के लिए एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ कैटायन क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है एन प्लस से, और एन फैक्टर ऑफ एनायन जिसको रिप्रेजेंट किया हमने एन माइनस से। तो देखो यहाँ पे पुट करें इसको और यहाँ पे पुट करें इसको, तो आप देखो एक नया रिलेशन बन जाएगा, लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be equal to, in terms of molar conductivity, in terms of molar conductivity, तो नीचे क्या आ जाएगा n प्लस प्लस लेमडा एन एम इन्फिनिटी ऑफ एन आयन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा n माइनस। तो देखो आपको ये रिलेशन समझ में आ जा रहा है, ना समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ हमने n फैक्टर का यूज़ किया है और इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह पे हमने मोलर कंडक्टिविटी को रिप्लेस किया है। तो जब मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे लिखा जाएगा तो नेचुरली एन फैक्टर से क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो एन फैक्टर से डिवाइड होगा। एन प्लस है चार्ज ऑन कैटायन जो कैटायन का एन फैक्टर है, और एन माइनस है चार्ज ऑन एनायन जो एनायन का एन फैक्टर है।
आई होप कि अब आपको ये इस तरह से लिखना आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर NaCl के लिए लिखना हो तो देखो, न्यू प्लस यानी कि नंबर ऑफ कैटायन कितना है 1, न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन कितना है 1, एन प्लस चार्ज ऑन कैटायन कितना है +1, एन माइनस चार्ज ऑन एनायन कितना है -1। तो देखो यहाँ पे तो आप लेमडा EQ इन्फिनिटी और लेमडा M इन्फिनिटी दोनों सेम ही है, क्योंकि एन फैक्टर क्या है 1। तो मैं यहाँ पे लेमडा M इन्फिनिटी लिखूँ या लेमडा EQ इन्फिनिटी लिखूँ, दोनों चीज़ें क्या हैं सेम, क्योंकि एन फैक्टर क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे मोलर कंडक्टिविटी की बात करो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करो। बट सपोज करो मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो देखो न्यू प्लस कितना है यहाँ पे 1, नंबर ऑफ कैटायन 1, नंबर ऑफ एनायन कितना है 2। एक कैल्शियम क्लोराइड से एक कैल्शियम आयन मिलेगा और 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। चार्ज ऑन कैटायन कितना है +2 और चार्ज ऑन एनायन कितना है -1। अब यहाँ पे देखो फर्क पड़ेगा, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिखूंगा तो वो क्या होगा, लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। बट अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिखूंगा तो ये क्या होगा, लैम्डा EQ इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लैम्डा EQ इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन। और अगर इसे मैं मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ये क्या होगा, लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना कैटायन का 2 प्लस यहाँ पे लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन का एन फैक्टर कितना होता है 1। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन देखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप ट्राई करो फॉर कैल्शियम फॉस्फेट लिखने का। अब आप ट्राई करो फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, अब आप ट्राई करो फॉर कैल्शियम फॉस्फेट के लिए लिखने का। बताओ इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 3Ca2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। तो देखो वैसे तो आपको मालूम है कि अगर मैं कहूँ वैसे तो आपको मालूम है कि न्यू प्लस यहाँ पे कितना है 3 और न्यू माइनस यहाँ पे कितना है 2, एन प्लस यहाँ पे कितना है +2 और एन माइनस यहाँ पे कितना है -3। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप मोलर कंडक्टिविटी लिखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी तो आप इजीली लिख लोगे 3 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट आयन। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना हुआ तो देखो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट आयन। ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में हुआ। मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन एन फैक्टर यानी कि चार्ज ऑन कैटायन कितना है 2 प्लस लैम्डा M इन्फिनिटी ऑफ फॉस्फेट आयन अपॉन कितना लिखेंगे 3। ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन के टर्म में
हमने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आपको अगर मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन का दिया जाए तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, बट उससे पहले आप एक बार इसे ट्राई करना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको लैम्डा अमोनियम आयन इन्फिनिटी यानी कि ये दिया हुआ है और यूनिट से पता करोगे ये आपको क्या दिया हुआ है। देखो कौन सी कंडक्टिविटी दी हुई है, ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन। ये कहाँ से पता चला आपको, यहाँ इक्विवेलेंट इन्वर्स है। और आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा एल्यूमिनियम 3+ इन्फिनिटी 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है मोल इन्वर्स। फिर लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन दिया है 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो आपको देखो कौन सी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है और कौन सी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये दिया हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ये दिया हुआ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एंड थर्ड पार्ट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट। आई होप कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।